व्यू रचनाएं, और इसमें हम पढ़ रहे थे टीचिंग। ये चल रहा था शायद अपना, इसमें कुछ परिभाषाएं लिखवाई थी मैंने, कितनी परिभाषाएं थी? कौन लिख रही थी? तो ढूंढ रहा था पिछले 4 दिन से। अच्छा, तो पिछली बार आप किसी याद है ना? ऑप्शन की धन्यवाद किया नहीं आपने। अब ये लिखा है, क्या समझ? आपको पता है, मैंने संस्कृत में मेरे 10वीं में 17 नंबर आए, 16 आ गए, पहले होता बाकी सारी से लगी थी। दूसरा सबसे बड़ी बात ये हुई कि जो मेरी जो शादी होगी ऐसी लड़की से, जो संस्कृत से थी, तो मैंने कहा जल्दी इसको बदल ले सब्जेक्ट को, और इन्होंने हिंदी से एमए कर लिया और संस्कृत को बाकी मैंने भूल गया इसको। इतनी बड़ी चीज है, यही पता लगता है कि इसको कहां से जोड़े, कहां से जोड़े, एक भाषा की बात बता रहा हूं, क्योंकि भाषा कम्युनिकेशन का माध्यम है। यदि आपको लगा इसमें गलत पता नहीं, पढ़ना नहीं आता क्या लिखा है, इनको ऑप्शन बोल देना ना एक बार। ठीक है, बात कर रहे थे इसकी टीचिंग की। शिक्षण किसे कहते हैं बताओ? सीखने सिखाने की प्रक्रिया। एक परिपक्व व्यक्ति और एक अपरिपक्व। परिपक्व व्यक्ति किसको सिखाता है? अपरिपक्व को सिखाता है। उसी विषय को हम क्या कहते हैं? शिक्षण। देखो इसकी विशेषताएं, जो कल हमने आपसे कहा था उसी से क्या लिखेंगे? विशेषताएं। देखो एक एक करके विशेषताएं। शिक्षण की विशेषताएं। नंबर 1, यह सीखने सिखाने की प्रक्रिया है। यह सीखने सिखाने की प्रक्रिया है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया है। दूसरा लिखिए, निरंतर या सतत चलने वाली प्रक्रिया है। निरंतर या सतत चलने वाली प्रक्रिया है। निरंतर या सतत, कंटीन्यूअस। तीसरा लिखो, यह अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है, इंटरैक्टिव प्रोसेस। यह अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है। कला है या विज्ञान? यह अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है, इंटरैक्टिव प्रोसेस। अगली विशेषता लिखिए, यह कला और विज्ञान दोनों है। यह कला और विज्ञान दोनों है। अंत में लिखिए, यह एक कौशल युक्त प्रक्रिया है। इसकी है यह एक कौशल युक्त प्रक्रिया है। ये तो क्या हुई इसकी विशेषता? अब छोटी-छोटी बातें हैं टीचिंग को लेकर, फिर आगे आप लिखोगे जो मूल है इसके अंदर, ताकि शिक्षण का और क्लियर हो जाए। शिक्षण के चल, हेडिंग डालो, शिक्षण के चल, वेरिएबल्स। शिक्षण के चल कितने बताए थे? किसने बताए थे? 3। एडम ने 2 बताए थे। जॉन डीवी और रायमन ने कितने बताए थे? 3 बताए। 3 कौन से? 3 चल होते हैं, देखिए इसके। स्वतंत्र चल, दूसरा आश्रित चल, दूसरा कौन सा है? आश्रित चल। अब देखिए, स्वतंत्र चल कौन है? हमारा शिक्षक। आश्रित कौन है? शिक्षार्थी। ये तो प्रारंभ में स्थिति एडम्स के अकॉर्डिंग। बाद में देखिए, इसको 3 चरणों के रूप में बांटा गया। तीसरा आता है मध्यस्थ चल। तीसरा कौन सा आता है? मध्यस्थ। मध्यस्थ चल यानी कि किसी प्रकार का देखिए कैसे क्या है, हस्तक्षेपी चल कहा जाता है। ना तो वो स्वतंत्र है, ना वो आश्रित चल है, और उसी को हम क्या कहते हैं? मध्यस्थ चल। क्या है? विषय वस्तु जो पढ़ाई जानी है। शिक्षण विधि जो काम में लेनी है। शिक्षण व्यूह रचना, ये सब क्या कहलाते हैं? मध्यस्थ कहलाते हैं। तो देखिए कितने वेरिएबल्स हैं इसके? 3 आते हैं। मध्यस्थ चल, शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य होने वाली अंतःक्रिया किसको लेकर होती है? विषय वस्तु, विधि और व्यूह रचनाओं को लेकर देखिए क्या होती है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। उस शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? मध्यस्थ या हस्तक्षेपी चल। हस्तक्षेपी चल भी कहते हैं इसको। शिक्षण प्रक्रिया में काम आती है, शिक्षण प्रक्रिया ही। विषय वस्तु, विधि और व्यूह रचना, ये सब इसमें आती है। जल्दी सुधार लो, एक तथ्यात्मक है ये आप लोगों के लिए, बस इतना याद रखना। 3 चल होते हैं, तीनों के नाम कौन स्वतंत्र और कौन आश्रित चल होते हैं। शिक्षण के सूत्र क्या होते हैं? आया था ना यहाँ 2 सूत्र पढ़ाए थे मैंने एडिट वाले। क्या होते हैं? अच्छा, सरल से, मूल से, प्रत्यक्ष से, होते क्या है? ये उदाहरण हो गए इनके। ये तो क्या हो गए? उदाहरण। किसे कहते हैं? शिक्षण के ये सूत्र किसे कहते हैं? जो शिक्षण को दिशा देते हो। कौन सी दिशा से चलना है? सरल से कठिन की ओर या प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर? तो देखो शिक्षण के सूत्र। शिक्षण के सूत्र लिखो इनके अंदर। प्रतिपादक सबसे पहले देखिए, कॉमिनियस, हर्बर्ट, रूसो। प्रतिपादक इनको माना जाता है कॉमिनियस, जॉन एमॉस कॉमिनियस, पूरा नाम था। शॉर्ट में हम कहते हैं कॉमिनियस, हर्बर्ट, जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट, और एक और है रूसो। तीनों के नाम लिखिए। प्रतिपादक क्या काम करते हैं शिक्षक को? दिशा या पथ प्रदर्शक का काम करते हैं। पथ प्रदर्शक का काम क्या? दिशा बताना। और इनका काम क्या है? दिशा बताना। लिख लो, शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षण करना भी, शिक्षण के क्षेत्र में इन्हें पथ प्रदर्शक या मार्गदर्शक कहा जाता है। पथ प्रदर्शक या मार्गदर्शक कहा जाता है। पथ प्रदर्शक या मार्गदर्शक कहा जाता है क्योंकि क्योंकि शिक्षण प्रक्रिया को क्योंकि शिक्षण प्रक्रिया को दिशा प्रदान करते हैं। शिक्षण प्रक्रिया को दिशा प्रदान करते हैं। दिशा प्रदान करते हैं। दिशा प्रदान करते हैं। दूसरी लाइन में लिखिए, इनके प्रयोग से शिक्षण सरल व सुगम हो जाता है। सरल व सुगम हो जाता है। इनका निर्माण बच्चे को ध्यान में रखकर किया जाता है। इनका निर्माण बच्चे को ध्यान में रखकर किया जाता है। बच्चों को ध्यान में रखकर किया जाता है, अर्थात ये बाल केंद्रित होते हैं। बच्चों को ध्यान में रखकर किया जाता है, अर्थात ये बाल केंद्रित होते हैं। कैसे होते हैं? अब इसके बारे में छोटी चीज लिखते हैं, कुछ सूत्रों के नाम लिख लो। जैसे उदाहरण सूत्रों के नाम कौन से सूत्र है? सरल से लिखो, सरल से कठिन की ओर, सरल से कठिन की ओर। दूसरा, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। अगला, मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। इसका क्या अर्थ है? वो तो चीज समझ में आती है, मूर्त प्रत्यक्ष में, अप्रत्यक्ष आत्म में। विशिष्ट से सामान्य की ओर का क्या अर्थ है? विशिष्ट चीज को कैसे? कौन? अच्छा ठीक है, और बताओ भी।
मतलब होता है जनरलाइजेशन, जो सात्विक सत्य हो एक तरह से। नियम या सिद्धांत, विशिष्ट क्या है हमारे पास कोई भी वस्तु यानी उदाहरण को एक प्रकार से विशिष्ट कर दें और सबके लिए वो उदाहरण एक दिन क्या बन जाए, नियम बन जाए या क्या बन जाए, सिद्धांत बन जाए। ऐसी पद्धति है सारी चीजें में काम आती है। विशिष्ट कौन सी? आगमन पद्धति। तो आगमन पद्धति में कौन से सूत्र का उपयोग किया जाता है? देखो बिल्कुल सरल तरीके से समझना। एक बाजार से सेब लेके आया, क्या लेके आया? सेब। ये उदाहरण हो गया, विशिष्ट वस्तु होगी सेब। अब देखिए बच्चों को ध्यान से देखो, बच्चों ने देखिए उदाहरण दोहरा है, और कैसा है ध्यान से देखिए, ये तो पता चलेगा उदाहरण और उसका ध्यान से देखा। अब उसके बाद बच्चा उसको क्या करेगा? चखेगा, चखा चखने पर चखा, उस बच्चे ने उस चीज को क्या किया? अवलोकन किया, अवलोकन के बाद क्या होता है? उसको जांचना, चखने को क्या है? जांचना, उसको जांचा, जांचने पर कैसा लगा? खट्टा। कैसा लगा वो? खट्टा। उसने देखा कि ये सेब तो खट्टा है। वापस मंडी गया, दूसरा सेब लेके आया इसी कलर का, उसको भी चखा, चखा फिर देखा वही हरा सेब, और हरा सेब क्या खट्टा। अब उसके माइंड में आया शायद हरे सेब खट्टे हो सकते हैं, तो एक बार उसे एक तीसरा सेब हो गया, उसको भी चखा, वो भी कैसा होगा? खट्टा होगा। अब उसने ये सिद्धांत या नियम बना दिया कि हरे सेब खट्टे होते हैं। क्या बन गया? नियम बन गया। इसके देखिए पद्धति होते हैं, उदाहरण देना, फिर उसका अवलोकन करना, उसके बाद उसको जांचना और फिर उस चीज को क्या करना? सत्यापित करना। भाई अब बात आती है कि सभी हरे सेब खट्टे होते हैं, जांच करने वाली चीज है, मेरे जान में कितना कारण क्या है, कौन सा सिपाही जाता है इसमें, या कुछ और पाया जाता है, ये प्रमाणित होगी चीजें। और हम कैसे सभी हरे सेब क्या होते हैं? खट्टे। ये कौन सी पद्धति है? ऐसी आगमन पद्धति। पद्धति नहीं अपने कोर्स में, अपने कोर्स में ये पद्धतियां नहीं है, पद्धति रीति विधि अपने कोर्स में नहीं है, इसलिए हमें उनके बारे में ज्यादा जानकारी भी नहीं लेनी। बात आती है सूत्र की, विशिष्ट से सामान्य की ओर। विशिष्ट क्या था? उदाहरण। उसे क्या बना दिया? बिल्कुल याद रहे, उदाहरण से नियम की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, उदाहरण से नियम की ओर। अगला लिखिए, पूर्ण से अंश की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, पूर्ण से अंश की ओर। ये विचार किसने दी थी? एरिस्टोटल ने। वो ये कहते थे पूरी चीज को एक साथ देखो और उसके बाद छोटे-छोटे टुकड़ों में बनाओ। जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं, कोई भी विषय वस्तु है, इस विषय वस्तु को एक साथ देखो पहले, तो ये कंसेप्ट बन जाना चाहिए। जैसे सामाजिक अध्ययन, जैसे सामाजिक, अब अध्ययन की अलग-अलग इकाइयां बन, ये भूगोल, ये इतिहास, ये नागरिक शास्त्र, ये अर्थशास्त्र, ये समाजशास्त्र, अब अलग-अलग चीजें बात कराओ। पहले विषय बताओ, सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान, उसकी ब्रांचेस बताओ, उसके बाद अब बच्चे समझ, अब आप इसी इकाई का इतिहास पढ़ो, बच्चा सोचता है कि इतिहास आया कहां से, कौन से विषय से लिया गया है। ऐसे देखो एक घड़ी अपने पास, एक सिस्टम है प्रणाली है, इसके पूछो अलग-अलग करके बताओ उसको, फिर उसको जोड़ के चला के दिखाओ। बच्चा पूरे सिस्टम को सीख जाता है, ये सिस्टम अप्रोच। आप इसको कहते हैं इसमें सिस्टम अप्रोच, कि किस तरह से उप इकाइयों में बांटकर वापस एक इकाई बनाना और एक तंत्र के रूप में स्थापित करना। तो ये बात यहां पर पूर्ण से अंश की ओर। ये तो क्या कहते हैं कुछ शिक्षण सूत्र। अब देखिए सवाल को पूछा जाता है लेवल ऑफ टीचिंग से। लेवल ऑफ टीचिंग में क्या करेंगे? शिक्षण के स्तर। अच्छा सवाल बनता है यहां से और पूछा भी जाता है लेवल ऑफ टीचिंग, शिक्षण के स्तर, लेवल ऑफ टीचिंग पढ़ निकालो, पढ़ा है कभी? लेवल ऑफ टीचिंग, शिक्षण के 3 स्तर होते हैं, पढ़े हो आपने। छोटे बच्चे को कैसे पढ़ाना चाहिए, थोड़ा बड़ा हो जाए तो कैसे पढ़ाना चाहिए, और बड़ा हो जाए तो उसे कैसे पढ़ाना चाहिए। पढ़ाने के लिए 3 लेवल बताई गई है। छोटे बच्चों को प्राथमिक कक्षाओं में कैसे पढ़ाएं, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक में कैसे पढ़ाएं, उच्च माध्यमिक और कॉलेज लेवल पर कैसे पढ़ाया जाए, यहाँ लेवल बताई गई। पढ़े हैं नहीं पढ़े? कौन-कौन से लेवल होते हैं? 3 लेवल होते हैं। शिक्षण के कितने लेवल हैं? 3। और मैं डायग्राम के माध्यम से पूरा कंसेप्ट देखिए यहाँ लिख के बताऊंगा आपको और उसी से आपको समझना है। शिक्षण के 3 स्तर होते हैं। कितने लेवल? सबसे पहले आधार यानी शुरुआत, जिसे कहा जाता है स्मृति स्तर। सबसे पहले का नाम क्या है? मेमोराइज कराना। स्मृति का मतलब क्या है? मेमोराइज, स्मृति स्तर। दूसरा देखिए बोध स्तर। तीसरा देखिए चिंतन स्तर। कौन सा है यहाँ पर? चिंतन स्तर। कितने लेवल हो गए? 3। मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और थिंकिंग लेवल। 3 चीजों को समझना डायग्राम आराम से बनाना है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। कितने लेवल है? 3 लेवल। अब देखिए सबसे पहले आता है इसका प्रतिपादन किसने किया? जॉन फ्रेडरिक हार्वर्ड ने किया था, इसलिए हम इसको कहते हैं हार्वर्ड। इसका देखिए प्रतिपादन किसने किया था? हेनरी कोरेन मॉरिसन, इसलिए हम शॉर्ट में कहते हैं मॉरिसन। इसका देखिए किसने किया था? डेविड हंट ने किया था। ये 3 लोगों के प्रतिपादन है। ये सबसे घटिया स्तर का लेवल है, ये सबसे अच्छा लेवल है और ये बीच का है, मध्यम लेवल का है। सबसे घटिया किसी को माना जाता है जिसमें रटने रटाने पर जोर दिया जाता है। सबसे अच्छे जहां बच्चे को सोचने समझने पर जोर दिया जाता है। तो इसमें देखिए सबसे ज्यादा जोर किस पर है? स्मृति, मेमोराइज कराना, रटने रटाने पर फोकस होता है। अब रटने रटाने का काम होता है प्राथमिक कक्षाओं पर। रटने या रटने का तो बच्चे के ज्ञान का क्या होगा? संचय, इकट्ठा हो जाएगा उसके अंदर वो शब्द संचय करना, इस पर जोर दिया। रटने या ज्ञान का संग्रहण करने पर जोर दिया गया। कहां पर करते हैं ये? छोटी क्लासों में। ए और ए बल बी, बच्चे को रटने लगाते हैं, 2 की टेबल सुना, 4 की टेबल सुना, 12 सुना, 12 सुना और जो जितना ज्यादा रटेगा उसी को कहते हैं सबसे इंटेलिजेंट। और भी एक शोपीस बना देते हैं बच्चों को। अगर कोई मेहमान आता है, पोएम सुना, अब वो बेचारा पोएम सुनाने लग जाता है, तो भूल भी जाता है बीच में। क्या कह रहे हो? अब देखिए हमने बच्चे को क्या मेमोराइज करवाया, चीजों को रटाया और बच्चा दादोरी तोता बन जाता है। कौन सा तोता? और हम कहते हैं जिसके सबसे अच्छा गाते हैं नंबर 1 तोता। एक नंबर पे वही तोता होगा जो सबसे ज्यादा चीजों को रट के लाएगा। जहां ज्ञान के शब्द को देखिए बात भी सही है। शुरुआत में बच्चे के पास अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बच्चे के पास थिंकिंग लेवल नहीं है, इसलिए आप उसको केवल एक ही रास्ता बताएं, रटा सकते हो शब्दों को। जब उसका शब्द कोश बढ़ेगा, उम्र बढ़ेगी, तो अंडरस्टैंडिंग भी आएगी और फिर थिंकिंग भी करेगा उस चीज पर। पहले दिन आप सारी चीजें कैसे करवा सकते हो? पहले तो उसको क्या रटाया जाता है? शब्दों। तो कौन से स्तर पर चलता है? प्राथमिक स्तर या निम्न स्तर पर? कौन से लेवल पर काम आता है? छोटे लेवल। कौन सी कक्षाओं के होते हैं? प्राथमिक लेवल पर या छोटी कक्षाओं के। इसे कहा जाता है थॉट लेस टीचिंग, विचार रहित शिक्षण। बच्चे के पास कोई विचार नहीं है, यहाँ रटा हुआ है, बोल देगा नहीं है, चुप। तो इसको कहते हैं अंग्रेजी में थॉट लेस टीचिंग, विचार रहित शिक्षण। कोई विचार नहीं होते, विचार रहित शिक्षण। ये देखिए हार्वर्ड की 5 पदीय पाठ्य योजना किस पर आधारित है? ये रटने रटाने पर ही आधारित है। हार्वर्ड की 5 जो पद दिए गए हैं उन 5 पदों में क्या बताया गया है? स्मृति पर जोर दिया, मेमोराइज पर, रटने रटाने पर। यह पाठ्य योजना किस पर चल सकती है? प्राथमिक लेवल के लिए युक्त है, क्योंकि इसमें ज्ञान के संचय पर बल दिया जाता है। समझ गए आप? छोटी किताबें सारी रटने पर होती है। 5 तक बच्चे को सोचने समझने पर नहीं, चित्र बनाते हैं, उसको दिखाते हैं, वीडियो बनाते हैं, रट ले बेटा और रट के लगवाते हैं, उसमें शाम कहानी, कविताओं के अक्षरों के वर्णमालाओं के जो कुछ। अब आते हैं बच्चा बड़ा हो गया थोड़ा सा, बच्चा बड़ा होते ही बच्चा समझने लग जाता है। और ये उदाहरण देने वाले कौन से? हेनरी कोरेन मॉरिसन। हेनरी कोरेन मॉरिसन ने देखिए इसमें इन्होंने दिया अवबोध, अंडरस्टैंडिंग। क्या कहते हैं हम? अंडरस्टैंडिंग। बोध में किसमें कहते हैं? अंडरस्टैंडिंग। इस पर जोर दिया, समझने पर, रटने पर नहीं। तो इसमें सबसे ज्यादा जोर दिया समझने समझाने पर, समझने समझाने पर। जब तक पिछाड़ी छोड़ने तक बच्चा ये नहीं कहते समझ में आ गया है। क्या करना पड़ता है? बच्चे को टीचर जब तक पढ़ाता रहेगा जब तक बच्चा उस चीज को समझ नहीं। समझने का मतलब वो विषय वस्तु अच्छे से याद, यानी उस विषय वस्तु में पारंगत नहीं हो जाए, यानी हो जाए। और पारंगत के लिए शब्द काम में लिया जाता है एसिमिलेशन, जो मनोविज्ञान में सभी बताते थे। और कहते हैं आत्मीकरण, एसिमिलेशन क्या कहते हैं? और सही नाम होता है परिपाक। अब उसमें क्या नहीं हो जाए? परिपाक नहीं हो जाए, उस विषय में पारंगत नहीं हो जाए, तब तक पढ़ाते रहो उसको। बच्चा कहते के साथ समझ गया, अंडरस्टैंडिंग आती है उसमें। तो इसमें किस पर जोर दिया जाता है? विषय वस्तु के परिपाक पर। एक शब्द काम में अंग्रेजी में एसिमिलेशन, परिपाक या आत्मसात। ये देखिए इसके भी 5 पद होते हैं इस पाठ्य योजना के। सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन करना, अन्वेषण या खोज करना। किस चीज की? बच्चों के लेवल को कहते हैं खोज। पहले बच्चों का लेवल का पता लगाओ, समझ पाओगे। दूसरे नंबर पर देखिए, पहले नंबर पर क्या था? खोज करना। दूसरे पर प्रस्तुतिकरण करना, यानी पाठ को पढ़ाना। और तीसरे नंबर पर आता है परिपाक, जब तक पढ़ाते रहो जब तक बच्चा परिपाक नहीं। चौथे नंबर पर उस बच्चे से कहो पाठ को लिख के दिखा, तो तुझे पढ़ाया है। ऑर्गेनाइजेशन संगठन है, चौथा इसका लेवल। बच्चा देखिए उसे लिख के दिखा देता है, तो भी पीछे छोड़ना लिखने वाले। अब बेटा इसको बोल के सुना क्लास के सामने पूरे चैप्टर। पांचवें स्टेप कौन सा था? अभिव्यक्तिकरण, जिसको हम क्या कहते हैं? बोलकर बताना मौखिक। चौथे नंबर पर लिखकर बताएगा, पांचवें नंबर पर बोल के बताएगा। जब लिखना और बोलना आ गया तो परिपाक हुआ नहीं? परिपाक हुआ नहीं? परिपाक हो जाता है बच्चा देखिए, और वो अच्छे से अपने चैप्टर पर भी सुनो। अभी वैसे ये खत्म पढ़ाया जाता है, लेकिन बच्चे को याद आएगा अच्छे से। अब यहां बहुत सारा पढ़ाया याद बात कुछ नहीं होता है। इस विधा में देखिए बालक को कौन रहता है? टीचर सर्विस वाला रट सारी दिन क्या कहते हैं? रट। तो शिक्षक कौन हो गया? प्रधान। और बालक कैसा हो गया? कौन? यहां ना तो शिक्षक प्रधान है, ना बालक प्रधान है, दो चार बच्चे के, दो चार बच्चे के। और ये कहते हैं परिपाक। पांचवें
दोनों बराबर रहते हैं, दोनों में क्या होती है? प्रधान तो शिक्षक प्रधान और ना बच्चा प्रधान, दोनों बराबर। ऐसी विचारधारा को हम कहते हैं विचार युक्त थॉटफुल टीचिंग, विचार युक्त टीचिंग, थॉटफुल टीचिंग। अब देखिए ये बिल्कुल अलग है, बच्चा और बड़ा हो गया। अब देखो आपने देखा होगा पहली दूसरी किताब अलग, तीसरी से पांचवीं की अलग, छठी से आठवीं की अलग, नवीं 10वीं की अलग और 11वीं 12वीं की, ये लेवल है टीचिंग के। एक ही किताब बनाने के लेवल क्यों बनाए? बच्चे के डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग है। अब बच्चा देखिए जैसे 11वीं में आ जाता है हमारे पास, अब बच्चा सोचने लग जाता है 11वीं का बच्चा, शब्द होता क्या है वो सोच के बताएगा, अपनी परिभाषा बनाने लग जाता है, शब्दों में कहना शुरू कर देता है, तर्क वितर्क भी करना शुरू कर देता है और चीजों पर सोचना ही क्या है? थिंकिंग, चिंतन है। यहाँ बच्चे को विषय वस्तु दी जाती है समस्या के रूप में और बच्चा उस समस्या का क्या करता है? समाधान। मोर देन थॉटफुल देखिए टीचिंग है, अत्यधिक विचार युक्त शिक्षण। इसमें देखिए किस पर जोर दिया जाता है? समस्या के समाधान करने पर, समस्या का समाधान चिंतन द्वारा करना, चिंतन द्वारा करना, देखिए यहाँ इस पर जोर है। ये कहाँ पर होगा? ये लेवल उच्च माध्यमिक कक्षाओं में, कॉलेज लेवल पर, उच्च माध्यमिक इस पर। कैसी अवधारणा है? अत्यधिक विचार युक्त। तो देखिए मोर देन थॉटफुल, ये क्या था? थॉटफुल, ये क्या था? रटने रटाने पर क्या था? थॉटलेस। कितने हो गए टीचिंग के? 3 लेवल। अब लिखेंगे पूरा बड़ा सचित्र बनाने सारी चीजें लिख लेना, इधर प्रतिपादन है और इधर ये सारी चीजें। कौन सा? थॉटलेस। फोर्थ का बच्चा प्राथमिक कक्षा नहीं है, इस पर लेवल पर। इसके अंदर देखिए हमारी जो छठी क्लास होती है, छठी से आठवीं तक, इसके अंदर कौन सा आएगा? मध्यम। कितने 9वीं 10वीं वो भी मध्यम में होगी। इसमें आती है मध्यम लेवल कौन सा है? वो 6 से 10 और 11वीं से कॉलेज तक चिंतन लेवल पर है। ना वो नहीं पूछता, इसलिए वो तो उन्हें पूछता है रीड वालों से, आप लोगों से नहीं पूछता वो चीजें, क्योंकि यहाँ हमारा उद्देश्य है टीचिंग को समझना। और बेटा पूरा नाम लिखोगे, एक मिनट को कुछ पूछ रहे हैं इसके आधार पर, प्रयोगों के आधार पर बच्चों को पढ़ाना, इसमें आएगा बीच वाले अबोध ज्ञान हो गया, प्रयोग करना है, तर्क वितर्क करने लग जाए, समस्याओं का समाधान करने लग जाता है, तो कौन सा है? चिंतन। ये उच्च लेवल पर आता है, ये निम्न लेवल पर है, ये उच्च लेवल पर और ये मध्यम लेवल पर। अभी अच्छा नाम पूरा लिख दूंगा। परिपाक पर आधारित अवधारणा किसने दी? किसने दी? मॉरिसन ने। ये शब्द कई बार आता है देखिए एग्जाम में, अपने लेवल पर नहीं आता लेकिन तो रीड वाला लेवल है ना, उसमें बहुत पूछा जाता है ये परिपाक, एस्टिमेशन। उतार लिया? शिक्षण के कार्य कितने होते हैं? जो लिख लिया उससे पूछ रहा हूँ। शिक्षण के कार्य बहुत सारे हैं, जैसे अच्छे से पढ़ना, ये कार्य बच्चे का विकास करना है। अच्छा, शिक्षण के कार्य 3 होते हैं, कितने होते हैं? पहला काम निदानात्मक, दूसरा उपचारात्मक, तीसरा मूल्यांकन करना उसका। देखो ये चीजें लाइन में लिखो, शिक्षण के कार्य देखो, शिक्षण के कार्य, शिक्षण के कार्य सबसे पहले कौन सा आता है? निदानात्मक कार्य, दूसरा आता है उपचारात्मक रेमेडियल, पहला डायग्नोस्टिक, दूसरा उपचारात्मक और तीसरा आता है मूल्यांकन। 3 कार्य है प्रमुख रूप से, निदानात्मक, डायग्नोस्टिक, दूसरा रेमेडियल उपचारात्मक और तीसरा इवोल्यूशन मूल्यांकन कार्य। देखो एक शब्द है इसमें निदान, निदान शब्द लिया है चिकित्सा विज्ञान से और इसका आजकल प्रयोग किसमें किया जाता है? यहाँ से लेकर हम किसमें प्रयोग कर रहे हैं? शिक्षा के क्षेत्र में। इसका अर्थ क्या होता है? विज्ञान के क्षेत्र में रोग के लक्षणों का पता लगाना। तो यहाँ रोग क्या है शिक्षा में? बालक के स्तर का पता लगाना, बालक की कमियों का पता लगाना, बालक की समस्याओं का पता लगाना, डायग्नोस्टिक। उसके लिए पेपर बनाना पड़ेगा। तो उसका पेपर बनाना, चाहे वो मौखिक हो या लिखित हो, जिससे बालक की प्रॉब्लम का क्या लगाते हैं? पता लगाते हैं। उसमें यदि बच्चे के अंक कम है, प्रॉब्लम बहुत सारी है। अगर प्रॉब्लम देखिए नहीं है, इसका मतलब बच्चों के तुरंत बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोग के लक्षण का पता लग जाएगा। कौन से टॉपिक में बच्चों के सवाल गलत हो रहे हैं सबसे ज्यादा, या बीमारी सबसे ज्यादा हुई है, वो चीज समझ में, अब उसका क्या करना है? इलाज करना है। और इलाज करने को कहा जाता है पुनः टीचिंग कराओ। दोबारा से बच्चों को क्या करो? वो चैप्टर पढ़ाओ और पढ़ाने को हम क्या कहते हैं? शिक्षण। और यहाँ नाम दिया है उपचारात्मक, यानी सबसे ज्यादा उस बिंदु पर फोकस करना जो बच्चे के समझ में नहीं आया, जिसका पता हमें डायग्नोसिस लगाना, उस चीज को अच्छे से समझा देना। फिर उसके बाद बच्चे का क्या करो? मूल्यांकन करो। मूल्यांकन से पता लग जाएगा जिस उद्देश्य हमने निर्धारित किया उसकी प्राप्ति हुई या नहीं हुई, तो कितनी मात्रा में हुई, हुई तो कितनी मात्रा में हुई, इसका पता किसमें लगाया जाता है? शिक्षण के कार्य। कितने हैं? 3, तीनों के नाम लिखो। फिर आता है शिक्षण की अवस्था स्टेज, ये मैंने बताई थी आपको। 3 अवस्थाएं बताई थी शिक्षण की, शिक्षण पूर्व की अवस्था, शिक्षण के समय और शिक्षण के, एक बार और लिखो उनके नाम। शिक्षण की अवस्थाएं, स्टेज ऑफ टीचिंग कितनी है? ये 3। प्री स्टेज ऑफ टीचिंग, प्री स्टेज ऑफ टीचिंग शिक्षण पूर्व अवस्था, पढ़ाने से पहले की। अंतःक्रियात्मक अवस्था, इंटरएक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग, अंतःक्रियात्मक शिक्षण अवस्था। और तीसरी पोस्ट स्टेज ऑफ टीचिंग, शिक्षण पश्चात। लास्ट वाली अवस्था में क्या करते हैं? मूल्यांकन करते हैं। पहली वाली अवस्था में क्या करते हैं? प्लान तैयार करते हैं, योजना बनाते हैं टीचिंग। और इसमें क्या करते हैं? कक्षा में प्रेजेंटेशन दिया जाता है, उस विषय को पढ़ाया जाता है, इंटरएक्टिव। विद्यार्थी और टीचर्स के बीच में होने वाली अंतःक्रिया। 3 स्टेज हैं। वो मूल्यांकन, उसका उद्देश्य है, उसका उद्देश्य क्या है? हम ट्रेनिंग नहीं देते हैं बच्चे को, हम केवल ये पता लगाना चाहते हैं बच्चे को क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, कहाँ समस्या है। लेकिन बच्चे को जो उपलब्धि दी जाती है अचीवमेंट, वो मूल्यांकन के आधार पर दी जाती है, नहीं डायग्नोस्टिक। इसके आधार पर नहीं अचीवमेंट, मूल्यांकन के आधार पर अचीवमेंट देते हैं हम कि बच्चे की प्रोग्रेस ये रही, उसका अचीवमेंट क्या, उस टेस्ट को कहते हैं अचीवमेंट टेस्ट। उसका नाम क्या होता है? उपलब्धि परीक्षण, जिसके आधार पर हम अंक देते हैं या ग्रेड देते हैं, जो भी प्रणाली अपना रखी है। हाँ वही होता है, आपकी उपलब्धि क्या रही, अचीवमेंट क्या रहा, इसलिए उसका नाम क्या है? अचीवमेंट टेस्ट। देखा भी? अब देखिए ये तो सारी मैंने किसके बारे में बताया, शिक्षण क्या है, उसका आहार, परिभाषा, उसके बहुत सारे रूप देखने को मिले आपको, लेवल ऑफ टीचिंग, स्टेज ऑफ टीचिंग, और उसके अलावा आपने टाइप ऑफ टीचिंग या वर्क ऑफ टीचिंग, बहुत सारी चीजें। शिक्षण से ही मिलता जुलता एक शब्द और है, अनुदेशन। क्या नाम है? और हमारे टॉपिक का नाम भी क्या है? अनुदेशनात्मक व्यू रचना। तो व्यू रचना बाद में पढ़ेंगे, पहले एक और शब्द है हमारे पास, अनुदेशन, इंस्ट्रक्शन। तो लिखो, पहले उस शब्द को पढ़ लेते हैं। अगला शब्द कौन सा हमारा? अनुदेशन, इंस्ट्रक्शन। दूसरा वर्ड, पहला क्या पढ़ा हमने? टीचिंग। उसके अलावा हमें पूरा कंसेप्ट पढ़ा टीचिंग का। दूसरा वर्ड आता है अनुदेशन, इंस्ट्रक्शन। बताओ इसका क्या है? जल्दी से बताओ इसका क्या है? अनुदेशन किसे कहते हैं?
आदेश देने को। और बताइए अनुदेशन शब्द का अर्थ क्या है? क्या प्रदान करना? दिशा प्रदान करना। और बताओ दिशा निर्देश। और बताइए अनुदेशन लिखो तो लिखो सूचना देना या आज्ञा देना या दिशा निर्देश देना। सूचना देना, आज्ञा देना या दिशा निर्देश देना। इसमें सबसे ज्यादा देखिए महत्वपूर्ण ये है ये चीज, बच्चे को क्या दी जाती है? सूचना कौन देता है? सूचना कौन देता है? अरे आपको पाठ पढ़ा रहा हूं, मैं पाठ पढ़ा रहा हूं, आपको क्या दे रहा हूं? सूचना दे रहा हूं आपको। तथ्य, सूचना क्या? इंफॉर्मेशन। तथ्य भाव है, विचार है, ये सब क्या है? इंफॉर्मेशन। ये काम कौन करता है? मशीन भी कर सकती है, रेडियो, टीवी, मोबाइल, ये काम कौन कर सकता है? यंत्र भी कर सकता है। कोई कर सकता है नहीं? तो देखिए बहुत बड़ी चीज निकल के आई है यहाँ पर। सूचना देने का माध्यम कोई भी हो सकता है, शिक्षक भी हो सकता है, रेडियो भी हो सकता है, कंप्यूटर भी हो सकता है, मोबाइल भी हो सकता है, टीवी भी हो सकता है, यानी कोई भी एक यंत्र हो सकता है। लेकिन याद रखना शिक्षण में भी सूचना दी जाती है, वहां टीचर का होना जरूरी था, और अनुदेशन में शिक्षक या उसकी जगह यंत्र भी हो सकता है, कोई भी साधन। सबसे बड़ी बात दूसरी चीज देखो यहाँ कि वहां पर भाव भी दिए जाते हैं, यहाँ भाव से कोई मतलब नहीं, केवल और केवल क्या देना? इन्फॉर्मेशन देना। अब देखिए जो सूचना दी जाती है तो सूचना हमारी किसकी है? किसके रूप में देते हैं? विषय वस्तु, और विषय वस्तु क्या है? ज्ञान है। ये केवल ये देना। और टीचिंग में तो ज्ञान, भाव और क्रिया तीनों चीज शामिल होती है, और अनुदेशन में केवल और केवल पाठ्यक्रम ये ज्ञान की सूचना दी जाती है शिक्षक द्वारा, मशीन द्वारा या किसी और साधन। तो मैं कर रहा हूं कंप्यूटर के कंसेप्ट ले लो। इसका मूल उद्देश्य क्या है? सूचना देना। कैसे दे रहे हैं? किस चीज की सूचना? केवल विषय वस्तु जो पढ़ाना है उसकी सूचना देना। जैसे आपने पढ़ा था CAI, कंप्यूटर की सहायता से बच्चे को निर्देश देना। तो यहाँ टीचर नहीं है, टीचर को हटाकर रिप्लेसमेंट नहीं, तो इसकी जगह ये कर दिया, इसको हटा के कंप्यूटर बिठा दिया, इसको हटा के इसको बिठा दिया। यहाँ निर्देश देने का काम किसका है? कंप्यूटर का। जैसे जैसे निर्देश देगा बच्चे काम करता जाएगा। यही तो है CAI। कंप्यूटर निर्देश के अनुसार काम करना ही क्या है? कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन। एक चीज को समझिए कर सकते हो, उसके बाद बड़ी आसान। अब इसी को और देखिए बिल्कुल सरल तरीके से बताता हूं। यहाँ हम लेते हैं एक शिक्षक, या उसकी जगह क्या ले लें? यंत्र भी हो सकता है, जैसे कंप्यूटर, मोबाइल, रेडियो। दूसरा कौन है? ये भी बदल देगा? ये नहीं बदल सकते, ये नहीं बदल सकते, ये तो शिक्षक करने वाला तो होगा। इसके द्वारा निर्देश दिए जाते हैं, और इसके द्वारा देखिए निर्देशों की पालना की जाती है। दोनों के बीच में क्या होती है? अंतःक्रिया। अंतःक्रिया तो होगी यहाँ। अब आपने तो टीचिंग में भी हो रही थी, बिल्कुल हो रही थी, वहां की अंतःक्रिया हो रही थी। वहां पर क्या हो रही थी? अंतःक्रिया। लेकिन ये अंतःक्रिया किसको लेकर है? केवल और केवल पुस्तक के ज्ञान विषय वस्तु को लेकर। किसको लेकर हुई है? विषय वस्तु, और वो भी कैसी है? ज्ञानात्मक, सूचनात्मक। आज के प्रधानमंत्री कौन है, आज के राष्ट्रपति कौन है, क्या नाम है, उनसे रिलेटेड सीधी सीधी सूचनाएं, या तो मशीन दे या शिक्षक दे। तो देखिए सीधा सारी चीजों को जोड़ दे। कक्षा कक्ष के अंदर पाठ्य पुस्तक को लेकर शिक्षक और शिक्षार्थी या किसी यंत्र के माध्यम से शिक्षक की जगह रहे उसको, तो शिक्षार्थी के मध्य होने वाली अंतःक्रिया को अनुदेशन है। केवल कक्षा, अरे क्लास के बाहर जाकर मैं आपको जानकारी देता हूं, वो अनुदेशन नहीं, वो टीचिंग। जैसे घर पे दादी की कहानियां, अनौपचारिक शिक्षा थी। क्या थी वो? नानी की कहानियां, गुरुजी के प्रवचन, क्या थी वो? अनौपचारिक शिक्षा। अनुदेशन नहीं। अनुदेशन के लिए क्या होना चाहिए? एक कक्षा कक्ष, शिक्षार्थी, शिक्षक और विषय वस्तु, इनको लेकर होने वाली अंतःक्रिया क्या कहलाएगी? अनुदेशन। और अपनी व्यूह रचनाएं जो बनानी है ना, कक्षा कक्ष की ही बनानी है, क्लास के बाहर की नहीं बनानी। इसलिए अपनी अनुदेशात्मक व्यूह रचनाएं कौन सी होगी? कक्षा कक्ष की ही बनानी है। ये डायग्राम बनाओ केवल। सबसे पहले लिख लिया होगा, उसके बाद ये वाला डायग्राम बनाओ, ये जो मैंने बनाया है, और ये बनानी है हमें कक्षा, क्लासरूम। ये क्या हमारी कक्षा कक्ष है, क्लासरूम। हम टीचिंग को नहीं पढ़ते ना, तो अनुदेशन का समझ में नहीं आता, इसलिए धीरे-धीरे हमने टीचिंग को पढ़ा है। और कई बार तुम्हें पता ही नहीं होता हमारी टॉपिक क्या है, अनुदेशात्मक व्यूह रचनाएं होती क्या चीज है। ऐसे नहीं आती समझ में, सब खिचड़ी बन जाती है। घर पे पढ़ते हैं बिना शब्दों के याद जाने रखते हुए पढ़ते हैं, और घुमाने वाला भी चाहता है आपको पेपर में भाषा को बदलकर। देखिए आपने पढ़ा है ICT, पढ़ा था आई का अर्थ क्या बताया था? वो तो इंग्लिश वर्ड हो गया। सूचना क्या होती है? इसको बिना परिभाषित किए हुए आप इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को कैसे पढ़ सकते हो? पहले तो हमें पता होना चाहिए इन्फॉर्मेशन कहते किसको है, उसका अर्थ होना चाहिए हमारे पास, वो पढ़ा था आपने। अच्छा फैक्ट, और ये भी दोनों अलग होते हैं, एक होते हैं। नहीं आप कई बार बोलते रहते हैं, पता नहीं होता बोल क्या रहे हैं। चलो इनके बारे में भी बता दूंगा कि इन्फॉर्मेशन किसको कहते हैं। अरे एक साथ रहना मतलब सारे ज्ञान को गड़बड़ हो जाएगी, किसी में मिल जाएगी। एक सिस्टम अप्रोच को अपना स्टेप बाय स्टेप सीखें। क्लासरूम बनाओ जल्दी से। क्लासरूम का इसमें क्लासरूम में होने वाली शिक्षक या शिक्षार्थी के बीच में होने वाली अंतःक्रिया क्या कहलाती है? वो अनुदेशन। किसको लेकर? केवल और केवल पुस्तकीय ज्ञान को लेकर। बताओ टीचिंग और अनुदेशन क्या है? लिखा है, बना दिया है, वो बताएं। ये केवल ज्ञानात्मक उद्देश्य पर आधारित होता है, वो तीनों उद्देश्यों की पूर्ति होता है। और बताइए यह केवल औपचारिक होता है, वो औपचारिक और अनौपचारिक हो सकता है। जैसा टीचिंग है ये, कक्षा कक्ष में शिक्षण अनुदेशन कैसा होता है? औपचारिक। औपचारिक प्रक्रिया है। औपचारिक का मतलब नियम और सिद्धांत के अनुसार कार्य हो, उसको कहते हैं फॉर्मल, औपचारिक कहते हैं। देखो बताते भूल जाओगे इनको दोनों। अनुदेशन का अर्थ लिख लीजिए, वगैरह सब करेगा, देखो जल्दी से। कक्षा शिक्षण के समय, कक्षा शिक्षण के समय, कक्षा शिक्षण के समय अध्यापक विषय वस्तु को छात्रों तक पहुंचाने के लिए, छात्रों तक पहुंचाने के लिए जो क्रिया करता है, जो क्रिया करता है, उसे अनुदेशन कहते हैं, उसे अनुदेशन कहते हैं। बात वही है, विषय वस्तु को पहुंचाना, बच्चे क्लासरूम का नाम भी आ गया। और क्लासरूम में टीचिंग कैसे होता है? औपचारिक। दूसरे शब्दों में पहला लिख लो, दूसरे शब्दों में अनुदेशन, दूसरे शब्दों में अनुदेशन शिक्षक और शिक्षार्थी, शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य, शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य विषय वस्तु, देखिए मेरे को ज्ञानात्मक, ज्ञानात्मक ब्रैकेट बंद कर लो, के आदान प्रदान की क्रिया है, के आदान प्रदान की क्रिया है। फिर पैराग्राफ लिखिए, लाइन और लिखिए, पैराग्राफ लिखो। अनुदेशन शब्द का वास्तविक रूप, अनुदेशन शब्द का वास्तविक रूप, वास्तविक रूप कक्षा कक्ष के शिक्षण में देखने को मिलता है, कक्षा कक्ष के शिक्षण में देखने को मिलता है। दोनों में अंतर लिखो एक बार, ताकि कभी पढ़े तो समझ में आ जाए। शिक्षण व अनुदेशन में अंतर, शिक्षण व अनुदेशन में अंतर, शिक्षण व अनुदेशन में अंतर। नंबर एक, नंबर एक, अनुदेशन कक्षा कक्ष में समाप्त हो जाता है, अनुदेशन कक्षा कक्ष में समाप्त हो जाता है, अनुदेशन कक्षा कक्ष में समाप्त हो जाता है, जबकि शिक्षण जीवन भर चलता है, जबकि शिक्षण जीवन भर चलता है। ये बात सही है नहीं? अनुदेशन नहीं चलता, क्लास से बाहर खत्म, दूसरा अंतर लिखो। अब अधिगम एक अलग चीज है, शिक्षण और अधिगम में अंतर वो आपको देखिए मनोविज्ञान वाले करवाएंगे, तो मैं अधिगम शब्द को नहीं पढ़ा। अधिगम क्या? शिक्षण का परिणाम ये अधिगम होता है। तो पहले टीचिंग होगी फिर अधिगम, स्टेप बाय स्टेप चीजें हैं ये। पहले अंतर लिखो एक बार।
शिक्षण का लक्ष्य बालक का सर्वांगीण विकास करना। पाठ्यक्रम के ज्ञान को क्या कहते हैं? ज्ञानात्मक। लिखो अनुदेशन, तीसरा लिखो अनुदेशन ज्ञानात्मक पक्ष पर बल देता है। अनुदेशन ज्ञानात्मक पक्ष पर बल देता है, जबकि शिक्षण कौन से पक्ष पर? तीनों कौन से? लिख लो, जबकि शिक्षण तीनों लिखो या तीनों के नाम लिखो, आपकी मर्जी, आपको समझ आना चाहिए। जबकि शिक्षण ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोचालक, साइकोमोटर, ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोचालक पर बल देता है। ज्ञानात्मक को कॉग्निटिव कहते हैं शायद। हाँ, एक ही बात है, हिंदी में बहुत सारे शब्द होते हैं, एक अंतर और लिखो। अनुदेशन औपचारिक होता है, अनुदेशन औपचारिक होता है, औपचारिक होता है, जबकि शिक्षण औपचारिक और अनौपचारिक होता है। देखिए शिक्षण का माध्यम एक ही होता है, शिक्षक, लेकिन अनुदेशन के कई माध्यम हो सकते हैं, कंप्यूटर, रेडियो, टीवी, ये भी चीज नोट कर लो। अनुदेशन के कई माध्यम होते हैं, जैसे आगे लिखो अलग से, अनुदेशन के कई माध्यम होते हैं, जैसे रेडियो अनुदेशन, टेलीविजन अनुदेशन या दूरदर्शन अनुदेशन। रेडियो अनुदेशन, दूरदर्शन अनुदेशन, कंप्यूटर अनुदेशन, रेडियो, दूरदर्शन, कंप्यूटर अनुदेशन और अभिक्रमित अनुदेशन। अनुदेशन अपने यहाँ से सवाल पूछ लेता हूँ, क्योंकि अनुदेशनात्मक व्यूहरचना पढ़ोगे, ये भी अनुदेशनात्मक व्यूहरचना है। तीन चीजों से सवाल पूछता है, एक इससे पूछता है और एक पूछता है सीआई से, एक पूछता है सीएल से। इन तीन चीजों से पूछता है, क्योंकि अनुदेशन है नहीं, इसलिए पूछ लेता है कि टॉपिक का नाम क्या है? अनुदेशनात्मक व्यूहरचना। अच्छा, अभी बहुत अच्छा सवाल, शिक्षण दूसरा शब्द कौन सा लिखा मैंने? अनुदेशन। सब चीजें बता दी दोनों के बारे में, हिंदी, अंग्रेजी, अंतर और अर्थ सब आ गया सर। इनमें कोई रिलेशन है क्या? बिना के आधार पर प्रदर्शित करके बताओ, मुझे इनमें कोई रिलेशन बता दो आप इन दोनों के बीच जिनकी आप बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले। चलो, एक शब्द आपने क्या पूछा था? शिक्षण और अधिगम। अधिगम, शिक्षण, अनुदेशन, तीनों में क्या संबंध? एक शब्द और पढ़ाते हैं के साथ साथ, ये भी इनमें अंतर करके बताया जाता है। आदि आते हो पढ़ा हुआ है आपका कंसेप्ट, लेकिन उस समय पता नहीं चला अनुदेशन क्या था। चलिए अभी एग्जैक्ट अनुदेशन और टीचिंग, अब तो आप कर सकते हो। कोई बिना बना सकता है? चलो देखिए, बना सकते हो, इनमें ये बनाया और ये बनाया, ऐसे बनाया ना, ऐसे दिखा मुझे। अच्छा, क्या क्या लिखो सबसे बड़ा जो वेना लिखे, अरे चुप हो जाओ, उसने बनाया तो बता दे दो, क्या लिखो इसमें? अधिगम या शिक्षण या अनुदेशन, ये क्या है? या तो ऐसे बना दीजिए भाई, ये कोमल पाठ क्या कहलाएगा? ये क्या है? शिक्षा के अच्छा छात्र हो गया, बाकी छात्र नहीं, अधिगम नहीं करा। अच्छा, चलो मैं बनाता हूँ वेना। मैंने दो अलग अलग कंसेप्ट लिए, एक तो अधिगम और एक शिक्षण। इसका मतलब होता है जिसमें दोनों चीजें शामिल हो, अधिगम भी और शिक्षण। अब इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ देखिए, शिक्षण में अधिगम शामिल है या अधिगम में शिक्षण शामिल है? दोनों क्या है? कुछ पार्ट इसमें और कुछ पार्ट इसमें, तो अनुदेशन कहाँ आएगा? देखिए शिक्षण का एक छोटा सा पार्ट हमारे पास जो कौन सा है? अनुदेशन। अब इसका अर्थ देखिए, हम यदि देखें ये शिक्षण है या अनुदेशन, क्योंकि शिक्षण के तीन उद्देश्य होते हैं, समझो कितने होते हैं? अनुदेशन केवल एक उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है। शिक्षण में अनुदेशन शामिल होता है, लेकिन अनुदेशन में शिक्षण हो यह जरूरी नहीं होता, ये बात बताना चाह रहा था। और अधिगम की ये जो बात पूछ रहे थे उसको भी हम रिलेट कर रहे थे। तो ये लाइन लिखो आखिर में, शिक्षण में अनुदेशन समाहित होता है, शिक्षण में अनुदेशन होता है, शिक्षण में अनुदेशन होता है। अनुदेशन में शिक्षण हो यह जरूरी नहीं है, अनुदेशन में शिक्षण हो, अनुदेशन में शिक्षण हो यह जरूरी नहीं है। दोनों शब्दों का अर्थ आ गया, शिक्षण और अनुदेशन। तो भी क्या है? अनुदेशनात्मक व्यू रचनाएं। अब कुछ शब्द आते हैं हमारे पास, देखो इनके अर्थ बताना। एक शब्द लिखा है मैंने व्यू रचना, एक शब्द मैंने लिख दिया विधि, और एक शब्द लिख दिया मैंने प्रविधि। अंग्रेजी में देखो, इसको तो कहते हैं स्ट्रेटेजी, इसको कहते हैं मेथड, और इसको कहते हैं टेक्निक्स। टेक्निक्स हो सकता है किसी को इसमें थोड़ी बहुत गलत हो। व्यू रचना, विधि और प्रविधि, स्ट्रेटेजी, मेथड और टेक्निक्स, ये तीन वर्ड हैं। अधिकतर हम तीनों को एक ही मान लेते हैं। आपके लेवल पर ये वाला टॉपिक दिया गया है, सेकंड ग्रेड में पढ़ाया जाता है ये वाला, और थर्ड ग्रेड में देखिए ना तो ये ना ये इसकी जगह एक शब्द पढ़ाया जाता है, अप्रोच। पहले था आपके कोर्स में पुराने वाले सिलेबस में, उपागम, अब नहीं है वो। अब उस टॉपिक को क्या कर दिया? हटा दिया। देखो उपागम का भी बताता है, इंग्लिश में कहते हैं अप्रोच, उपागम को क्या कहते हैं? तो देखो हर लेवल पर अलग अलग चीज पढ़ाई जाती है पेडागोजी में। रीड में क्या पढ़ाते हैं, सेकंड ग्रेड में क्या पढ़ाते हैं, और आपके देखिए ऐसे नहीं बनाया गया कोई सिलेबस, और सोच विचार के बनाया जाता है, जिसको हमें पता ही नहीं लगता कि हम भी दिमाग लगाया जाता है। बिल्कुल हर लेवल के अकॉर्डिंग बनाता है। थर्ड ग्रेड में क्या पढ़ते हैं? उपागम। सेकंड ग्रेड में क्या पढ़ते हैं? अगर आपने सिलेबस देखा होगा तो उसका नाम ही है मेथड। सारे क्या आते हैं मेथड से वहां, लेकिन फर्स्ट ग्रेड में मेथड नहीं, अपने यहाँ तो क्या है? व्यू रचना। इन तीनों शब्दों का अंतर बता दूं जल्दी, ताकि मैं दोनों को जोड़कर पढ़ा दूं। अनुदेशनात्मक व्यू रचनाएं, अनुदेशनात्मक व्यू रचनाएं जल्दी से बताऊं। किसी भी कार्य को करने से पहले बनाई जाने वाली रणनीति है। अच्छा, रणनीति में ये लो, तो विधि क्या होती है? हाँ जी, तरीका है, पद्धति। अच्छा, तो फिर ये प्रविधि क्या है? उपागम में पढ़ाऊंगा तो बड़े कंफ्यूज हो जाओगे, थोड़ी थोड़ी चीजें सीख लो। ये क्या है? अब तुम्हें बताइए शब्द होता है टैक्टिक्स, युक्तियां। मैं तो बोल आप लोगों के लिए ज्यादा बता दूं, क्योंकि ज्यादा बनाना भी ज्यादा ठीक नहीं होता है। रीड वालों के साथ सिलेबस बना रखा, वो बेचारे सॉरी सबको पढ़ते हैं, और उनके सवाल भी ऐसे आते हैं बाल निकाल नया साइकिल जोड़ के आते हैं, कहां से लाते हैं? अब नहीं होता, बाकी इसका पैटर्न फिक्स है, फिक्स सवाल होते हैं, ज्यादा नहीं है, कोई टेस्ट नहीं होती। जिसमें किसी पेपर बनाते ज्यादा ध्यान नहीं होता, इसको पेडागोजी का उसको हमेशा यूपीएससी देता कोई सब्जेक्ट अलग लोग बनाते पेडागोजी। अब ये जरूरी है कि सब अच्छे विद्वान मिलेंगे उनको, ऐसा नहीं होता। चलो बताओ जल्दी से, नहीं बता देता हूं, ऐसा लग रहा है आपको चेहरे की देखिए आपकी जो मस्तिष्क की रेखाएं एक साथ आपकी बता दो। चलो बताते हैं एक एक चीज का, मोटे से रूप में एक चीज को देखिए। व्यू रचना, इनका संबंध होता है टीचिंग के उद्देश्य से, इनका संबंध होता है विषय वस्तु से, इनका संबंध होता है विषय वस्तु को स्पष्ट करने से। और इन सब बात बता के बिना बनाने को क्लियर करूंगा, हेडिंग डालो सबसे पहले इसी को पढ़ते हैं। व्यू रचनाएं, स्ट्रेटेजी, लिखो भी, इंग्लिश में क्या नाम है? स्ट्रेटेजी। व्यू रचनाएं यानी स्ट्रेटेजी। सबसे पहले लिखो अर्थ, व्यू रचना का अर्थ, और अर्थ में लिखो रणनीति, कौशल,
होशियारी और लिखिए युद्ध कला या युद्ध कौशल। इतने सारे देखो सारे शब्दों को, रणनीति, कौशल, चतुराई, होशियारी, युद्ध कला। लिख लिया? अब आता है देखिए ये तकरीबन हो गया व्यूअर्स का। दूसरा अंग्रेजी के अंदर भी देख लो। शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के स्ट्रेटेजिया स्ट्रेटेजिया शब्द से हुई है। कौन से शब्द से? स्ट्रेटेजिया शब्द से। भाषा ग्रीक, लैटिन नहीं है। ग्रीक देश में बोले जाने वाली भाषा, ग्रीक भाषा पुराना नाम था यूनान। अब बात आती है स्ट्रेटेजिया शब्द का क्या थे? तो जर्नल क्या थे और हिंदी में क्या कहते हैं? जर्नल को सामान्य। लिख लीजिए आप, शब्द से हुई जिसका अर्थ सामान्य होता है। इंग्लिश में लिखिए ना जर्नल, ठीक है? ये तो हो गया शब्दों की उत्पत्ति। अब बात आती है कि ये शब्द का वास्तव में अर्थ क्या है, इसे कहते हैं। ये तो शाब्दिक अर्थ था, ऐसा तरीका हमने शाब्दिक अर्थ देखा। अब और बात करते हैं, देखो रीड में आया हुआ ना, उसमें सीटेट में आया हुआ सवाल, स्ट्रेटेजी शब्द कौन सी विषय से लिया गया है? हाँ, सैन्य विज्ञान से लिया गया है। इससे पहले आया था शब्द निदान, चिकित्सा विज्ञान से लिया। अब कहां से लिया? सैन्य विज्ञान से, क्योंकि देखिए युद्ध हमेशा रणनीतियों से जीते जाते हैं और जिसने रणनीति नहीं बनाई वो युद्ध कभी नहीं जीत सकता। युद्ध जीतने से पहले क्या बनानी पड़ती है? एक रणनीति बनानी पड़ती है, व्यूह रचना बनानी पड़ती है। आपने देखा महाभारत, महाभारत का पहला दिन युद्ध हो जाता है, उसके बाद सारे योद्धा अपने खेमे में आते हैं, एक जगह बैठते हैं और रणनीति तैयार करते हैं युद्ध कैसे लड़ना है। इस शब्द को कहां प्रयोग किया जाता था? सैन्य विज्ञान में, युद्ध कौशल कला के रूप में। अब युद्ध हमें जीतना है शिक्षा में, और शिक्षा में क्या जीतना चाहते हैं? शिक्षा के उद्देश्य। शिक्षा में क्या लेना चाहते हैं? शिक्षा के उद्देश्य। ये है हमारे यहाँ पर रणनीति। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो रणनीति बनाई जाती है वही कहलाती है शिक्षण की व्यूह रचना। अपने सवाल आया हुआ है, अनुदेशात्मक व्यूह रचनाओं का संबंध होता है उद्देश्य से, विषय वस्तु से, शिक्षण अधिगम सामग्री से, उपरोक्त सभी से। केवल उद्देश्य से किससे होता है? और हमेशा युद्ध जीते जाते हैं किसके आधार पर? रणनीति। और रणनीति किसकी? कल हमारी विजय कैसी हो, हमारा उद्देश्य यही तो है। यहाँ उद्देश्य किसके लिए? व्यूह रचना। अब इसी चीज को लिखो आप। स्ट्रेटेजी शब्द सैन्य विज्ञान से लिया गया है। सैन्य विज्ञान, सैन्य विज्ञान कहां से लिया गया है? सैन्य विज्ञान से लिया गया है, या युद्ध विज्ञान कह दो इसको। स्ट्रेटेजी शब्द सैन्य विज्ञान से लिया गया है। ये शब्द कहां से लिया है हमने? सैन्य विज्ञान, ये तो उत्पत्ति थी भाई। लिखो अब इसके बाद व्यूह रचना का अर्थ। पहले तो शाब्दिक अर्थ देखा था, व्यूह रचना का अर्थ। लेकिन मेरे को रणनीति का अर्थ, व्यूह रचना का दूसरा नाम क्या आ गया हमारे पास? रणनीति का अर्थ। लक्ष्य या उद्देश्य प्राप्ति की कार्य योजना। लक्ष्य या उद्देश्य, लक्ष्य या उद्देश्य प्राप्ति की कार्य योजना, लक्ष्य या उद्देश्य प्राप्ति की कार्य योजना। कार्य योजना क्या कहलाता है? व्यूह रचना। अब इस व्यूह रचना को किस में लाना है? शिक्षण में या अनुदेशन में? एक ही बात। लिखो इसके बाद शिक्षण व्यूह रचना। शिक्षण व्यूह रचना, टीचिंग स्ट्रेटेजी। शिक्षण व्यूह रचना का अर्थ क्या होगा? व्यूह रचना का अर्थ है तो शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने की रूपरेखा या योजना। लिखो भी, शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने की, शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने की कार्य योजना या रणनीति। प्राप्त करने की कार्य योजना या रणनीति। कार्य योजना या रणनीति अर्थ क्लियर हो गया? अब उसके बाद आता है अनुदेशात्मक व्यूह रचना। भैया हमारा मूल तो क्या था टॉपिक? अनुदेशात्मक व्यूह रचना। देखो तो अनुदेशात्मक व्यूह रचना, अनुदेशात्मक व्यूह रचना क्या होगी? अनुदेशात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने की रणनीति। देखो, अनुदेशात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने की रणनीति। अनुदेशात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने की रणनीति। अनुदेशात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने की रणनीति। फिर लिखो अनुदेशात्मक उद्देश्यों को, हाँ इसे लिख लो, अनुदेशात्मक उद्देश्यों को, अनुदेशात्मक उद्देश्यों को विशिष्ट या प्राप्त उद्देश्य भी कहते हैं। विशिष्ट या प्राप्त, विशिष्ट या प्राप्त उद्देश्य भी कहते हैं। देखो एक उद्देश्य होते हैं पूरे पाठ के, इस पाठ को पढ़ने से ये सीखें। एक टॉपिक वाइज उद्देश्य होते हैं ना, इस टॉपिक को पढ़ने से बच्चे के व्यवहार में ये परिवर्तन आएगा। वो कौन से उद्देश्य होते हैं और विशिष्ट उद्देश्य को क्या कहते हैं? और पूरे पाठ के उद्देश्य वो तो टीचिंग उद्देश्य हो गए हमारे, वो तो कौन से उद्देश्य होते हैं? और टीचिंग उद्देश्य दो तरह के सामान्य और विशिष्ट, सामान्य और विशिष्ट होते हैं। तो यहाँ देखिए अनुदेशात्मक उद्देश्य क्या कहलाते हैं? विशिष्ट या प्राप्त उद्देश्य कहते हैं किसी विषय वस्तु को पढ़ने से जो ज्ञान होता है वो तो है अनुदेशात्मक। और इसका मूल काम क्या था? विषय वस्तु का शिक्षण कराना, रक्षा। मूल चीज को देखिए आप, ये है हमारी अनुदेशात्मक। अब देखिए इसकी परिभाषा है आई के डेविस की। किसकी है? आई के डेविस। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है। क्या कहा था इन्होंने? इन्होंने कहा था कि ये जो व्यूह रचनाएं होती हैं शिक्षण विधियों का बड़ा रूप है। कैसा रूप है? दो रूप है उसका। देखिए लिख लो आई के डेविस के अनुसार। आई के डेविस, आई के डेविस, व्यूह रचनाएं शिक्षण विधियों का व्यापक रूप है। व्यूह रचनाएं शिक्षण विधियों का व्यापक रूप है। व्यूह रचनाएं शिक्षण विधियों का व्यापक रूप है। किसका दो रूप है? टीचिंग मेथड का। व्यूह रचनाएं शिक्षण विधियों का व्यापक रूप है। किसने दी परिभाषा? आई के डेविस। आई के डेविस का पूरा नाम है शिक्षा के मॉडर्न जो शिक्षा शास्त्री ने इसका नाम था आई के डेविस का। पता है इन्होंने पहले अपने टॉपिक चलता है, टॉपिक था टीएलपी, ये हटा दिया। अब रीड में दे दिया टॉपिक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। उस प्रोसेस को बताने वाला व्यक्ति था आई के डेविस। आई के डेविस ने पता क्या था कि ये जो शिक्षण है ना, इसके अंदर शिक्षक है ना, वो सलाहकार परामर्शदाता नहीं होता, मैनेजर होता है। क्या बताया? आया हुआ सवाल है। नई प्रोसीजर के अनुसार शिक्षक को क्या बताया गया है? मैनेजर बताया। और मैनेजर का काम क्या है? चीजों को मैनेज करना। मैनेज करने के चार कार्य बताइए, ये भी आया हुआ सवाल है। पीओएलसी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, लीडिंग और कंट्रोलिंग। तीन बार आया हुआ सवाल है पुराने सिलेबस। जब सोल्व करेंगे पुराने पेपर के साथ बताइए, इसके लिए बताइए कि ये टॉपिक नहीं, लेकिन ब्रेक में नहीं, ताकि पेपर सोल्व करने में तो शायद मिल जाएगी आपको। ऊपर लिखो चैप्टर के ऊपर आई के डेविस ने शिक्षक को एक मैनेजर कहा, व्यवस्थापक। कहीं भी लिखो, जब इनका नाम आया तो मैं सोचा बता दूं इसके बारे में। आई के डेविस ने शिक्षक को मैनेजर या व्यवस्थापक कहा। शिक्षक को मैनेजर या व्यवस्थापक, मैनेजर या व्यवस्थापक कहा। शिक्षण प्रक्रिया के चार तत्व बताइए। और क्या बताया इन्होंने? शिक्षण प्रक्रिया के चार तत्व बताइए। शिक्षण प्रक्रिया के चार तत्व बताइए। पीओएलसी, पी का मतलब प्लानिंग, ओ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन, एल का मतलब लीडिंग, लीड करना, और सी का मतलब कंट्रोलिंग। पीओएलसी किसने दिया बताना? आई के डेविस का नाम है, देखिए शिक्षा के क्षेत्र। तो अनुदेशात्मक व्यूह रचनाओं का क्या काम है? अर्थ, अर्थ के बाद क्या लिखी? परिभाषा। परिभाषा के बाद निष्कर्ष लिखो अनुदेशात्मक व्यूह रचना ये क्या होती है?
अनुदेशन तकनीकी अनुदेशन तकनीकी शिक्षण और सीखने की क्रिया को शिक्षण और सीखने की क्रिया को सीखना यानी अधिगम शिक्षण और सीखने की क्रिया को विशिष्ट उद्देश्यों के अनुसार विशिष्ट उद्देश्य बोले तो टॉपिक के अनुसार जो उद्देश्य होते हैं विशिष्ट उद्देश्यों के अनुसार डिजाइन करके विशिष्ट उद्देश्यों के अनुसार डिजाइन करके चलने और उनका मूल्यांकन करने का डिजाइन करके चलने और उनका मूल्यांकन करने का एक व्यवस्थित तरीका है मूल्यांकन करने का एक व्यवस्थित तरीका है। इस तकनीक द्वारा ज्ञानात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। ज्ञानात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। देखो व्यूह रचनाओं की विशेषताएं जो अनुदेशात्मक व्यूह रचना की उनकी विशेषताएं इनसे होता है संबंध भी अनुदेशात्मक व्यूह रचनाओं का विशिष्ट उद्देश्यों से। इससे होता है ये एक चीज बार-बार बोल रहा हूं मैं। देखो विशेषताएं अनुदेशात्मक व्यूह रचनाओं की विशेषताएं या व्यूह रचनाओं की विशेषताएं की बात है। विशेषताएं विशेषता नंबर 1 व्यूह रचनाओं का संबंध व्यूह रचनाओं का संबंध शिक्षण या अनुदेशन के उद्देश्यों से होता है। व्यूह रचनाओं का संबंध शिक्षण या अनुदेशन के उद्देश्यों से होता है और व्यूह रचना बनाएंगे तो हमारी टीचिंग में क्या आएगी? कुशलता आएगी नहीं होगी, अच्छा टीचिंग होगा नहीं होगा, विज्ञान के बोर्डिंग होगा। लिखो दूसरे नंबर पर शिक्षण की कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। शिक्षण की कार्य कुशलता में वृद्धि। तीसरी विशेषता लिखिए शिक्षण प्रक्रिया को व्यवस्थित कोमा लगाओ सार्थक उन्नत व वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। चौथा लिखिए अंतिम एक और शिक्षण व्यूह रचना शिक्षक के नियंत्रण में रहती है और वह अपनी आवश्यकता अनुसार बदलाव कर सकता है। अब पहुंचते हैं हम व्यूह रचनाओं के प्रकार। लास्ट में आता है यही सवाल आता है सबसे ज्यादा। देखिए मैंने जो शब्द लिखे थे व्यूह रचनाओं के प्रकार को पढ़ने से पहले 2 शब्द और रह गए थे, बताना है जो टॉपिक में नहीं है। कौन-कौन से एक तो बताया मैंने व्यूह रचना थोड़ा सा देखिए दूसरा शब्द कौन सा बताएगा और तीसरा इसका अर्थ तो समझ में आ गया। शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो योजना बनाई जाती है उनको व्यूह रचना। तो बताओ विधि किसे कहते हैं? विधि के बहुत सारे नाम हैं। अंग्रेजी में तो कहते हैं मेथड, हिंदी में कहते हैं रीति, हिंदी में कहते हैं पद्धति, हिंदी में कहते हैं साधन, हिंदी में कहते हैं रास्ता, हिंदी में कहते हैं तरीका। कितने सारे अर्थ बता के शब्द क्या हैं? विधि होती क्या चीज है? चलिए बता दो, अपने पास 10-15 मिनट है उसमें देखते हैं विधि शब्द का। विधि काम में लिया जाने वाला तरीका ये तो मैं बता रहा हूं। क्या काम में लेने का तरीका? अच्छा जब आप लोग पढ़ाओगे ना तब आपको लिखना पड़ेगा इस पाठ को मैं इस विधि से पढ़ा रहा हूं वैसे और अधिकारी के पीछे बैठा है कुछ विधि से पढ़ा रहा है बेटा साहब। अब पूछिए विधि क्या होती है तो कुछ चीजों को कितने सरल तरीके से समझो हमेशा के लिए याद रहे। रटने रटने की चीज नहीं है। चलो कोई बात नहीं, आप सरल तरीके अभी देखिए थोड़ी देर पहले सीधा था आम का है ना, इस पेड़ को बहुत सारे आम लगे क्या लगे और आप यहाँ खड़े हो, आपका लक्ष्य क्या है? आम खाना। क्या काम है अपना? आम खाना है। अब आप देखिए यहाँ खड़े हो, आप सोच रहे हो मुझे क्या करना है? आम खाने हैं। तो आप क्या अपनाओगे? आम तोड़ने की कोई ना कोई विधि, मेथड, रीति, पद्धति, साधन, रास्ता या कोई ना कोई तरीका और उस तरीके से आम तोड़ोगे आम खाओगे। बताओ पहला तरीका क्या होगा? कैसे आम खाओगे आप? कैसे? चलो शुरू में कल्याण सब पत्थर मारेंगे, जो फल देते हैं जो अच्छे काम करते हैं उन्हें पत्थर पड़ते हैं और भूल के पेड़ कोई पत्थर नहीं मारता है। तो एक एक रास्ता बताओ, काम पत्थर मारे कोई बात नहीं, रास्ता तो है एक, ठीक है भाई। और सीखकर जनों की लड़कियां या महिलाएं तो पेड़ पे चढ़ जाती है। अच्छा बरवे में आता है लोग लाने के लिए पेड़ से, तो देखिए पेड़ पे चढ़ जाओ कोई बात नहीं, दूसरा रास्ता हो गया। और क्या करेंगे बताओ? अच्छा ये करेंगे जो एक बांस होता है उसके ऊपर लोहे का हुक्म बना रहता है, ये लो उससे तोड़ देंगे नहीं। 3 रास्ते और बताओ। हां जी अच्छा ये करेंगे हम तो भीम बड़ी है, पेड़ हल्का है गुलाबी सकते पकड़ नीचे आ जाए, ये लो भाई चौथा रास्ता। और बताओ उछल उछल के बंदर की तरह पकड़ जाए कोई हाथ लग जाए तो हैं सीढ़ी लगा के। वेरी गुड, ये लो भाई ये तरीका है 5वां, सीढ़ी लगा के चढ़ जाएंगे। और बताइए अच्छा ऐसा पेड़ काट देंगे, ये पेड़ काट देंगे क्यों भाई? अरे मैंने आपका नाम भूल गया है, मेरे लिए तरीके में बोला इसका नाम भूल रहा हूं। अब ये मैं सोच रहा हूं मुझे इंडिकेट करके नहीं किसी को ये चीज क्या साल से। अब देखिए हम पेड़ को भी काट सकते हैं, सारे आम एक साथ खाएंगे। ये लो भाई अच्छा कुछ ऐसे भी संतोषी सरासुकी कि पेड़ पे फल पकेगा पकेगा तो नीचे गिरे मत जाना टाइम में आजकल। ऐसे जानवर आते हैं, आप इंतजार करते हो कोई उठा जाते हैं, रात के समय जानवर आते हैं पके हुए आमों को तोड़ कर जाते हैं वो, और आप इंतजार करते रह जाओगे कोई वही खाएगा शाम को। तो इसलिए उस रास्ते के इंतजार में नहीं गए। अब सबका लक्ष्य क्या था? कितने साधन बनाए हमने? ऐसा ही काम जब हम विषय वाले छोड़ो अब हमें विषय वस्तु। जब देखिए शिक्षक कक्षा में जाता है तो देखिए बच्चों को विषय वस्तु प्रस्तुत करने के लिए बहुत सारे साधन अपनाता है। जितने अध्यापक उतने तरीके, चीनी का होता है जितने अध्यापक उतने ही हर शिक्षक का पढ़ाने का अपना एक तरीका होता है। तरीका मतलब एक विधि या पद्धति या एक रास्ता होता है, हर टीचर अपने तरीके से पढ़ाता है। पढ़ाने का मतलब है विषय वस्तु प्रस्तुत करना। तो शिक्षण विधि का अर्थ होता है देखिए टीचिंग मेथड का अर्थ क्या है? विषय वस्तु प्रस्तुत करने का तरीका, साधन, पद्धति, रीति कुछ भी कह दो। यहाँ से विषय वस्तु केवल यहाँ पहुंचाना, ये काम किसका है? मेथड का। याद रखना आप विषय में शिक्षण विधि पूछे तो प्रस्तुत करने का तरीका, कोई भी विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का तरीका यहाँ से यहाँ तक, यानी शिक्षक द्वारा अपनाई गई वो टेक्निक्स जिससे विषय वस्तु यहाँ से यहाँ पहुंच जाए। एक शब्द होता है विधि, इसको उपविधि कहते हैं इंग्लिश में टेक्निक्स। उपका मतलब होता है पास, उपका मतलब क्या होता है? निकट या पास। जो विधियों के सबसे ज्यादा पास में वो क्या है? प्रविधि होती है। अर्थ नहीं क्लियर। ये तो पता लगा कि विधियों के साथ काम आएगी क्यों? क्योंकि उसके पास में अब देखिए मैंने विषय वस्तु आपको पहुंचा दी तीन वस्तु आया कनेक्शन। अब लेकिन समझ में नहीं आया कि तीन वस्तु क्या है। अब उस विषय वस्तु को स्पष्ट करने के लिए क्या करना? उस विषय वस्तु को स्पष्ट करने के लिए जो चीजें अपनाई जाती हैं वो कहलाती है प्रविधि। प्रविधि क्या है? उदाहरण देना, यानी वस्तु का उदाहरण दो, कहानी सुनाओ, व्याख्या करो, दृष्टांत सुनाओ, तो वो चीज अपने आप क्या हो जाएगी? स्पष्ट हो जाएगी। जैसे पढ़ाते समय कोई नया शब्द आ जाता है विषय में तो बच्चे कहते हैं ये क्या है? अब विधि का मतलब उस चीज को बताने के उसके लिए क्या काम में लेते हो? प्रविधि। प्रविधि क्या है? उदाहरण देना, व्याख्या करना, कहानी कहना, दृष्टांत बताना, ये सब क्या है? प्रविधि। अब आप देखिए इन चीजों को दोबारा से सबसे पहले हम कर रहे थे देखो टीचिंग। क्या कर रहे थे? शिक्षा का अर्थ क्या बताया था मैंने? सीखने सिखाने प्रक्रिया प्रोसेस। अब सीखने सिखाने के लिए हमें क्या सिखाना है ये तय करना है, वो हमारे होते हैं उद्देश्य। वो उद्देश्यों के लिए क्या है? इनको प्राप्त करने के लिए क्या बनानी है? व्यूह रचना। इनका संबंध किससे होता है? उद्देश्य प्राप्ति से। अब देखिए उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कोई ना कोई साधन चाहिए और साधन को हम क्या कहते हैं? विधि। और विधि का संबंध किससे होता है? प्रस्तुतिकरण से।
फिर देखिए जब कोई चीज स्पष्ट नहीं होती तो हम क्या अपनाते हैं? क्रय विधि। क्या है? और क्रय विधि का अर्थ होता है विषय वस्तु को क्या करना? स्पष्ट करना। विषय वस्तु को आप दोबारा देखो, विषय वस्तु को रोचक बनाने के लिए काम में ली जाती है टीएलएम। याद करो, विषय वस्तु को रोचक बनाने के लिए काम में ली जाती है शिक्षण अधिगम। कितनी बार लिख पाया? शिक्षण अधिगम सामग्रियों का संबंध, रोचकता, रुचि। फिर दूसरा विषय वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए काम में ली जाती है, विषय वस्तु को स्पष्ट करने के लिए काम में ली जाती है क्रय विधि। शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बनाई जाती है व्यूह रचनाएं। खाली शब्दों का फायदा स्थायी रूप से भी क्लियर रहेगा। व्यूह रचना उद्देश्य प्राप्ति के लिए, विषय वस्तु पेश करने के लिए विधि, विषय वस्तु को स्पष्ट करने के लिए, विषय वस्तु को रोचक बनाने के लिए शिक्षण अधिगम। सारी देखिए आपने, और ये हमारा था देखिए पैडागोजी का पार्ट। अब केवल एक चीज बची है इसमें, वो क्या है? व्यूह रचनाओं के प्रकार और शिक्षण के प्रतिमान मॉडल। व्यूह रचनाएं और दूसरा क्या है हमारा? आज समझ में आया नहीं? ये चित्र बनाओ बड़ा सा ताकि पता लगे टीचिंग क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है, मेथड क्या है और टेक्निक्स क्या है। लेकिन हमें तो जल्दी भागने की, कहां जाओगे? बात करते मेरे पास जाना है। आगे डायग्राम के बारे में पूछा था, इन सब शब्दों के अर्थ क्या है? याद रखेंगे? याद रखेंगे कि चैप्टर पूरा हो जाएगा अपना। और अरे कहां जा रही है भाई? देखिए जब हम लोग बीएड में पढ़ते हैं शब्दों का अर्थ नहीं आते। अब तो सारी चीज समझ में आ रही है, थोड़ी देर बाद दोनों क्या पता नहीं लेखकों ने कैसे लिखा इनको। पढ़ते हैं जब तक तो समझ में आती है, जैसे ही पढ़ाई खत्म सारी चीजें एक हो जाती है। विधि, विधि, व्यूह रचना सब एक हो जाती है। हम बता नहीं पाते क्योंकि इतने सरल तरीके से देखिए मैंने शुरू पढ़ा मुझे समझ में नहीं आया ये क्या बना है। तब मैंने देखा कि मूल में क्या चीज है, तब जाके क्लियर हुआ ये इतनी सी बात को पता नहीं क्या लिखा है। पढ़ते रहेंगे बीएड की किताबों में क्या लिखा है, इतनी सी बातें हैं। विषय वस्तु को देखिए सीखने सिखाने की प्रोसीजर कोई बात नहीं, आगे बात है ना। दूसरा व्यूह रचना है, शिक्षण के उद्देश्य को प्राप्त करना है तो शिक्षण की व्यूह रचना, अनुदेशन के उद्देश्य को प्राप्त करना है तो अनुदेशनात्मक व्यूह रचना। विधि, विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का तरीका। यहां भी मैंने क्या लिखा है? प्रस्तुतिकरण का तरीका। और सरल तरीके में लिखो, प्रस्तुतिकरण का तरीका याद रह जाए क्या शैली, सही करो इसको। और क्रय विधि का काम क्या है? और जगह नहीं बची टीएलएम और लिख लेते हैं। टीएलएम का काम क्या है? विषय वस्तु को देखिए अभी तो बड़ा मजा आ रहा है पढ़ने में, आनंद। लेकिन पेपर में ये सवाल बनेगा ना तो आप ये रोचक आते बुझाओगे ऑप्शन में सब मिलेंगे कि कौन सा है, अभी बोलेंगे। चलो एक अच्छी बात नहीं बोलोगे।